नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार के ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो छोटा ही रहेगा लेकिन महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। छात्रों का एक विवाद है यूपीएसआई दरोगा भर्ती को लेकर के, और इसमें भी आरक्षण को लेकर के विद्यार्थियों ने आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में ओबीसी की जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस से लगभग 70 नंबर ज़्यादा चली गई है और ईडब्ल्यूसी कट ऑफ काफ़ी कम गई है, वो भी एक्स सर्विसमैन की बात हो रही है। तो ये छात्रों ने मेरे पास ये पत्र भेजा है, इस सचिव को भेजा है, भर्ती बोर्ड को, सीएम को और सभी लोगों को जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं सभी लोगों को विद्यार्थियों ने ये पत्र भेजा है। और ये विषय है लिखा है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के अंतिम चयन परिणाम 14 जुलाई 2026 में ओबीसी वर्ग के भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण के अनियमितता के संबंध में बहुत सारी बातें लिखी हैं। मैं केवल आप लोगों को लबुलुबाब बताऊंगा। छात्रों का ये कहना है कि जब डीवीपीएसटी के लिए रिजल्ट जारी हुआ था तब ओबीसी वर्ग के जो विद्यार्थी थे भूतपूर्व सैनिक, उनकी कटाव थी 232 दशमलव समथिंग और ईडब्ल्यूएस की कटाव थी 211 दशमलव समथिंग, मतलब ज़्यादा अंतर नहीं था, लगभग 20-21 नंबर का अंतर था। इसी तरीके से एससी की कटाव में भी लगभग 30 नंबर का अंतर था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इन विद्यार्थियों की फाइनल मेरिट जारी हुई और फाइनल कटाव जारी हुई। यहाँ पर लिखा 14 जुलाई को फाइनल परिणाम जारी हुआ जिसमें ओबीसी वर्ग के जो भूतपूर्व सैनिक थे उनकी कटाव गई 303, एकदम से हाई चली गई, और भूतपूर्व सैनिकों की जो कटाव थी ईडब्ल्यूएस की वो गई 211.838100। तो यहाँ पर देख सकते हैं 303 और 211 कितना ज़्यादा अंतर है। इसी को लेकर के विद्यार्थी कहना है इसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। और नीचे लिखा है अनुसूचित जाति के भूतपूर्व सैनिकों की कटाव 202 गई है, तो एससी की भी कम गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ओबीसी कट ऑफ अचानक इतना ज़्यादा चला जाना कि मतलब क्या, इनका कहना है कि आरक्षण ओबीसी को नहीं मिला है और अगर मिला है तो गलत तरीके से मिला है। इसी को लेकर के विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि ये देखिए कि जो भी रिक्त पद हैं उसमें ओबीसी विद्यार्थियों की भर्ती किया जाए, आरक्षण को सही किया जाए, और इसमें भी बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त रहने की आशंका है। इसमें लिखा हुआ है कि ज्ञात है कि भूतपूर्व सैनिकों की कटाव जहां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अनुसूचित जाति की कटाव डीवीपीएसटी व अंतिम चयन परिणाम में समान रही है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग की भूतपूर्व सैनिकों की कटाव अप्रत्याशित रूप से 70.54997 बढ़ी। इससे प्रतीत होता है कि ओबीसी वर्ग के भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण सही रूप से नहीं मिला है। इसको सुधार करके प्रार्थी के अंतिम चयन की कृपा करें। एक छात्र है यहाँ पर लिखा सुनील यादव, और इनका ये कहना है कि इसमें मेडिकल में कुछ सीटें रिक्त रह जाएंगी तो उसको घटा करके जो ये विद्यार्थी उनको मौका दिया जाए। तो अगर आप लोग इन विद्यार्थियों के ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इनका व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी, पूरी डाटा मिल जाएंगे और अपनी लड़ाई को आप लोग मिल करके आगे लड़ भी सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे अब आंदोलन की। सबसे पहले और छात्रों की जीत हो गई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन प्रयागराज और बिहार में बहुत सारे जिलों में हिंसा की भी घटनाएं निकल करके जो कि अक्षम्य है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा पूर्व भाजपा सांसद की गाड़ी में तोड़फोड़। ये देखिए आप लोग, सिविल लाइंस में हो रहे छात्रों के प्रदर्शन के दौरान सुभाष चौराहे पर उग्र भीड़ ने भाजपा नेता व बांदा के पूर्व सांसद की फॉर्च्यूनर, रमेश द्विवेदी की बात हो रही है, फॉर्च्यूनर कार में तोड़फोड़ कर दिया और इसके बाद भीड़ ने कार को पलटा दिया। घटना के समय कार में केवल चालक मौजूद था जिसने भाग करके जान बचाई। तो ये बहुत ही गलत बात है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये कहीं से पढ़ने वाले नहीं लग रहे हैं, ये गाँव के लोग आए थे और जहाँ तक ये राजनीतिक प्रदूषण के शिकार थे और ऐसा लगता है कि इन लोगों को पता नहीं था कि इतनी जल्दी ये इस्तीफा हो जाएगा और इनको लगता था कि कुछ मौका मिलेगा, ज़्यादा दिनों तक आंदोलन चलेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, ये सब बौखला गए और बौखलाने के बाद में भाजपा पर इन्होंने अटैक कर दिया। जिन जिन गाड़ियों में भाजपा के झंडे लगे थे, चाहे जो परिवार बैठा हो, लड़कियाँ बैठी हों, बच्चे बैठे हों, सबको गिरा रहे थे। और ऐसा कोई भी पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं करता है। दिल्ली में अभी देखा विद्यार्थियों पर बहुत लाठियाँ चार्ज मिले, किसी भी विद्यार्थी ने इस तरीके का हिंसा नहीं किया। और लेकिन ये प्रयागराज, पटना और ये जो ग्रामीण क्षेत्र से जो इस तरीके के जो लोग आए थे यहाँ पर धरना प्रदर्शन में, जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था, उन लोगों ने यहाँ पर मौके पर चौका मारने की कोशिश की, अपनी राजनीतिक खुन्नस निकालने की कोशिश की, अपनी कुंठा को निकालने की कोशिश की। और कहते हैं कि ये जो हिंसा हुई है ये तो शुरुआत थी और
केंद्र सरकार को इसके बारे में जानकारी मिल गई थी कि पूरे देश में इस तरीके की और अधिक हिंसा की साजिश है और इसी वजह से इन्होंने जल्दी इस्तीफा भी दे दिया कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अहिंसक आंदोलन कर रहे हैं, इसकी आड़ में बहुत सारे लोग राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करते हैं, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सरकार का स्वागत करना चाहिए कि सरकार ने बहुत जल्दी ही धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफा ले लिया और एक बड़ी हिंसा से, बड़ी घटना से सभी को बचा लिया। यहाँ पर ये देख सकते हैं किस तरीके से आप लोग जायज़ कह सकते हैं कि ये जो गाड़ियाँ हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, प्राइवेट गाड़ियों को इस तरीके से क्यों गिराया गया, क्यों इन लोगों को पीटा, क्यों इन कार में बोतलें फेंकी गई, कौन कह सकता है इन लोगों को ये पढ़ने वाले हैं। देख सकते हैं आप लोग। और मैं अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ कि जो भी उत्तर प्रदेश की पुलिस है या केंद्र सरकार की पुलिस है, ऐसे लोगों पर ऐसी कार्रवाई जो नज़ीर, और अगर कोई जानता हो इन लोगों को तो कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करे, पुलिस का सहयोग करे। अगर पुलिस ने आप लोगों को अनुमति दी थी और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के लिए पुलिस वहाँ पर नहीं थी, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी करें। एक वीडियो नहीं है, ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सभी को पता भी होगा। चलिए अब देखते हैं 36 दिन में तंत्र की सफाई। और कांग्रेस जनता पार्टी बोली कि यह तो ट्रेलर है, युवाओं के मुद्दे उठाते रहेंगे और बड़ी अच्छी बात। और एक सोचने वाली बात भी है कि एक ऐसी पार्टी जो ना तो रजिस्टर्ड है और ना ही बहुत पुरानी है, ना ही उसे कोई ज़मीनी आधार था। लोग कहते थे सोशल मीडिया में है केवल ये पार्टी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरीके से पूरी सरकार को बैक फुट में ले आई। और उसका मतलब आधार एक ही था कि मुद्दा और इरादे नेक थे। जब मुद्दा सही होता है और इरादे सही होते हैं तो सभी लोग साथ देते हैं और उसकी जीत भी होती है। और परीक्षा में सुधार को लेकर के सीजेपी ने सरकार को चार्टर भी सौंपा है कि क्या क्या आपको बदलाव करना चाहिए। हालांकि बातें 3 प्रमुख मांगी थी, वो तो मान ली गई। इसके अलावा भी एक चार्टर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि एनटीए को भंग कर दिया जाए और स्वायत्त नेशनल टेस्टिंग कमीशन बनाया जाए, जहां स्थायी स्टाफों कैग से हर साल उसकी ऑडिट कराई जाए। एसएससी को कमीशन का कानूनी दर्जा दिया जाए। अधिसूचना के एक ऐसी अधिसूचना जारी की जाए कि 1 साल में भर्ती पूरी हो। शनिवार को संयुक्त प्रेस वार्ता में एक और जहां यह स्पष्ट किया गया कि सीजेपी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, आंदोलनकारियों के खिलाफ केस वापस लेने और नीट पीड़ितों को 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग की थी। वहीं पर शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की भी बात हुई है। सरकार ने भरोसा दिया है कि उनसे आगे भी चर्चा की जाएगी। और इस तरीके से सीजेपी का जो आंदोलन वो खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं भर्तियों की। 10वीं और 12वीं परीक्षा के जो प्राइवेट फॉर्म भरना चाहता है वो भर सकता है। इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी पीजी की दूसरी और मास कम्युनिकेशन की 6वीं मेगा सूची जारी कर दी गई। और आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के अभ्यर्थी अब जान सकेंगे किस शहर में उनकी परीक्षा होगी। वहीं पर टीजीटी पीजीटी को लेकर के भी सूचनाएं हैं कि जो नया विज्ञापन जारी होना है वो पुरानी नियमावली से है। इसको लेकर के विद्यार्थियों की मुहिम लगातार जारी है। लिखा है इसमें कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त करीब 20,000 शिक्षकों पर शिक्षक पदों पर पुरानी नियमावली के अनुसार भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के युवा मंच उत्तर प्रदेश प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को ज्ञापन सौंपा। राजा भैया ने कहा कि प्रतियोगी छात्रों की मांग को वो सीएम तक पहुंचाएंगे। बिना पूर्व सूचना की नियमावली में बदलाव करना उचित नहीं है और भर्तियों की मांग न्याय संगत है। अनिल सिंह ने बताया कि 16 सितंबर 2025 को नई नियमावली लागू होने के बाद 5-7 लाख प्रतियोगी अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं और इस दौरान अमित पांडे, एल के चौधरी, अखिलेश वर्मा, सुरजीत सिंह, भानु प्रताप आदि मौजूद रहे। 69,000 शिक्षा भर्ती के अभ्यर्थियों ने बसपा प्रमुख से गुहार लगाई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से एक और भर्ती आ गई है। ये बुलंदशहर से आ गई है। यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के पद हैं। पीजीटी हिंदी, पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी गणित, पीजीटी जीव विज्ञान, पीजीटी रसायन विज्ञान, पीजीटी भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, शिक्षक, लैब असिस्टेंट और केयर टेकर वगैरह के भी पद हैं। इस संविदा के आधार पर ये भर्ती होती है और 144 पद यहाँ पर ऊपर हैं जिसे देख सकते हैं और ऐसे ही कुछ 16 पद नीचे हैं। कल भी मैंने कुछ जिलों के बारे में जानकारी दी थी। अलग अलग जिलों से ये वैकेंसी निकली है। आज बुलंदशहर से वैकेंसी निकली है। कल के समाचार पत्रों में बरेली के बारे में जानकारी दी गई थी कि बरेली में भी लगभग 90 पदों पर शिक्षकों की वैकेंसी निकली है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो बरेली के विद्यार्थी हैं वो बरेली से भी आवेदन कर सकते हैं। और बरेली के साथ साथ में अंबेडकर नगर से भी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। शिक्षिकाओं की शिक्षकों नहीं, क्योंकि इसमें केवल महिला ही आवेदन कर सकती हैं। छत्तीसगढ़ पेपर लीक केस में लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष गिरफ्तार। ये ही है वो आदमी जिसने पूरे खानदान को नौकरी में लगवा दिया था, पीछे बनवा दिया था। इसको लेकर के मैंने कई वीडियो पिछले साल बनाए थे। सीएम योगी का भी बयान आया पेपर लीक पर, लेकर मिट्टी में मिला दिए जाएंगे पेपर लीक कराने वाले और नकल माफिया।
तेज होगी परीक्षा और भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग। और संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच ने कहा कि लंबे संघर्ष और विभिन्न छात्र संगठनों के संयुक्त प्रयास तथा लाखों लोगों की भागीदारी ने जवाबदेही की राष्ट्रीय बहस को दिशा दी है। और संगठन ने राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। इसमें लेखपाल पेपर लीक प्रकरणों की जांच, यूपी लोअर भर्ती में पीटी कट ऑफ को कम करते हुए न्यूनतम कट ऑफ और अधिकतम संभावना के सिद्धांत को लागू करने, लंबित एवं अनियमित भर्तियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने, टीजीटी पीजीटी भर्ती में नियमों में न्याय संगत व्यवस्था, प्राथमिक व जूनियर शिक्षक भर्ती शीघ्र शुरू करने की मांग की गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की सूचना को भी देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्तियों में कुछ विषयों में प्रश्न, निदेशालय ने मांगी स्पष्टता। तो इसमें कुछ दिक्कत हो गई है, कुछ के सिलेबस को लेकर के स्पष्टीकरण मांगा गया है और उम्मीद है कि 2-4 दिन में वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसको लेकर के यहाँ पर नीचे लिखा कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के कुल 44 विषयों में से शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 43 के लिए सिलेबस जारी किया है। निदेशालय ने कुक्कुट पालन को एक अलग विषय के रूप में भेजा है, जिस पर आयोग ने पूछा है कि क्या कुक्कुट पालन अलग से है या पशुपालन में ही आता है। अगर अलग से आता है तो उसका सिलेबस अलग से बनाना पड़ेगा। और इसी तरीके से कई और विषयों में संबद्ध विषयों को लेकर के अस्पष्टता है। आयोग नहीं चाहता कि विज्ञापन जारी होने के बाद में कोई विवाद लिखा है, इसलिए इसका जो विज्ञापन है उसमें थोड़ा सा देरी लगेगी और अब अगस्त में ही इसका विज्ञापन जारी होगा। यहाँ पर यह भी लिखा है कि इसका पाठ्यक्रम क्या होगा। पाठ्यक्रम के बारे में, पाठ्यक्रम के साथ साथ में परीक्षा की प्रक्रिया प्रारूप के बारे में बताया गया है। लिखा है कि उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि 120 प्रश्नों में से 90 प्रश्न होंगे आपके सब्जेक्ट के, 30 प्रश्न जीएस के होंगे, 120 की मेरिट बनेगी, 360 का पूर्णांक होगा, 40 नंबर का इंटरव्यू होगा, टोटल पूर्णांक हो जाएगा फिर 400 का। ये लिखित परीक्षा का पूर्णांक है, ये इंटरव्यू है। पहले क्या होता था, पहले 70 और 30 हुआ करता था, 70 सब्जेक्ट 30 आपका जीएस आया करता था। तो यहाँ पर ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो परीक्षा का प्रारूप उसके बारे में जानकारी दी गई, इसको अच्छी तरीके से नोट कर लें, कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग को लेकर के भी साफ कर दिया गया कि इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ये देखिए लिखा हुआ है। वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती व प्रधानाचार्य भर्ती में कुछ लोगों ने उम्र सीमा में छूट की उम्र सीमा लागू करने की मांग की है। और लिखा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, प्रधानाचार्य व एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में उम्र सीमा लागू करने की मांग प्रतियोगियों ने की है। तो आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं कि क्या इसमें भी उम्र सीमा होनी चाहिए जैसे लोक सेवा आयोग की परीक्षा में होता, या इसमें उम्र सीमा नहीं होना चाहिए पहले की तरह। अगली सूचना है माध्यमिक स्कूलों में 3402 वोकेशनल ट्रेनर जल्द रखे जाएंगे, आउटसोर्स के माध्यम से रखे जाएंगे। बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी, 15,000 रुपये इनको मानदेय मिलेगा, उसको लेकर के यहाँ पर ये लिखा हुआ है। नीचे देखिए लिखा कि राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में वोकेशनल प्रशिक्षक रखे जाएंगे। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो सभी विद्यार्थी लाइक अवश्य कर दें, और जो भी नए छात्र तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यूपी के 1701 राजकीय व एडेड स्कूलों में 2 प्रशिक्षक कुल 3402 आउटसोर्सिंग कंपनियों की मदद से रखे जाएंगे। इन्हें 15-15 हज़ार मासिक मानदेय मिलेगा। और नीचे लिखा कि 970 एडेड राजकीय स्कूलों और 970 एडेड माध्यमिक स्कूलों में 2 ट्रेड में व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू होगी। श्रेणी 1 कक्षा में 9 में दोनों ट्रेडों में कम से कम 25 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। इनको पढ़ाने के लिए विभिन्न ट्रेड के 2 प्रशिक्षक रखे जाएंगे। ये रोजाना 1 घंटा छात्रों को प्रशिक्षण देंगे। सप्ताह में 6 घंटे वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई अनिवार्य होगी। रिटेल, IT, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एवं प्रोफेशनल स्किल इत्यादि सेक्टर में ऑफिस असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, माइक्रो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव और रिटेल स्टोर ऑपरेशंस असिस्टेंट जैसे पदों पर नौकरियां मिलेंगी। एक विद्यालय में एक ही प्रशिक्षक रखा जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो, ये काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।